तो चलिए बच्चों, मैथ बाय गामा सर के चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, मैं आज स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, कह सकते हैं कि विद्युत धारा स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, क्लास 10th का ये सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिससे देखिए सबसे पहले अध्याय 11 है, जो इकाई 4 है विद्युत धारा का प्रभाव, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे यानी विद्युत धारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है कि ये कम से कम ये विद्युत धारा कम से कम 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ, जितना भी हो सकता है इस वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, पहले हम लोग टॉपिक को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। ठीक है, 4 से 5 टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि विद्युत सेल किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत सेल क्या होता है कि विद्युत सेल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल एक क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे में फॉर एग्जांपल वोल्टी सेल हो गया, लेकलांकी सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया और सीसा संचायक सेल हो गया। ठीक है, तो ये आदि सभी सेलों का नाम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, ये सेल आपको चल करके इंटर में पढ़ने को मिलेगा बहुत डिटेल में, सेलों के बारे में, बैटरी के बारे में। वहाँ पर जब संधारित्र पढ़ा जाएगा तो वहाँ चीज़ें मतलब इस चीज़ को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस छोटी मोटी जानकारी के लिए यहाँ सेलों का दे दिया गया है। अब आते हैं विद्युत जनित्र क्या होता है, या डायनेमो कह सकते हैं। आप नाम सुने होंगे जनरेटर का। जनरेटर का काम क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यही काम होता है जनरेटर का। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इसमें तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब यहाँ जानकारी के लिए बताया गया है। इसके मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उस नेक्स्ट चैप्टर में हमें जनरेटर को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और नहीं तो इंटर में जाकर के इसको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बस थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, बंद कुंडली में मतलब बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली को घुमाने में जो ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर हम कह सकें, सिंपल लैंग्वेज में कह सकें, तो जो आगे जनरेटर के ऊपर ऐसे मोटा सा लगा होता है ना, उसमें क्या होता है, ऐसे 2 चुंबक लगे होते हैं। ठीक है, उसमें एक आयताकार इस प्रकार का कुंडली लगा होता है, इस प्रकार का एक कुंडली लगा होता है, और एक रॉड लगा करके इसे घुमाया जाता है। ठीक है, और इसे जितना रोटेशन कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरह से चुंबक लगा होता है, जिससे इनके विद्युत मतलब यहाँ से बहुत सारे विद्युत चुंबकीय रेखाएं चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगा होता है, तो इसमें जितना रोटेशन कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फिर यार डिटेल में हमारा है इंटर में, तो इंटर में वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पर हम क्या किए हैं कि बस थोड़ा सा बताने की कोशिश किए हैं, तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट बातें। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर ये प्रकाश विद्युत सेल है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल का क्या काम होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े नहीं होंगे, आसपास देखे होंगे सोलर सेल लगा होगा। सोलर सेल का कार्य क्या होता है? सोलर सेल का कार्य यही होता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। तो अब नेक्स्ट बातें आती हैं, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है हमारा। ये तो छोटी छोटी बातें थी ऊपर, तो मैंने चीज़ें बता दिया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? देखिए, विद्युत के बारे में जो पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के एक होता है कि आवेश किसे कहते हैं, और एक होता है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। जब आवेश का डिफिनेशन तुम्हें देना होगा तो किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। वो आपको छोटे क्लास में रहे होंगे, 8 में या 7 में रहे होंगे, तो मैडम ने सिखाई होगी कि बेटा इस तरह से पेन को रगड़ो और छोटे छोटे पेपर क्या करो, तोड़ करके उसके पास ले जाओ, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये आवेश का डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है? ये आवेश का डिफिनेशन है। तो आवेश का डिफिनेशन पुनः बोल देता हूँ
किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उस गुण को हम आवेश कहते हैं। ठीक है, ये केवल आवेश का डिफिनेशन है। लेकिन जब विद्युत आवेश कहा जाएगा तो इस तरह से कहा जाएगा। विद्युत आवेश में क्या होगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें विद्युत अथवा विद्युत चुंबकत्वमय की घटना घटित होती है, विद्युत अथवा विद्युत चुंबकत्वमय की घटना घटित होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु का वह गुण जिसमें विद्युत अथवा विद्युत चुंबकत्वमय की घटना घटित होती हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपल डिफिनेशन भी दिया गया है, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में किसी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पर आवेश फिलहाल लिखना है, जरूरी है, आवेश कहलाता है, यहाँ छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा भी बोला गया है, वह ऊर्जा जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकत्वमय की प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। दूसरा वाला भी डिफिनेशन यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं आवेश को। सबसे पहली बात, इसको थोड़ा सा भी मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आवेश का क्वांटीकरण अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आवेश को बता दूँ, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट जो होगा वो आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण को समझे। अगर दो वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे, आपस में से दो वस्तु ले लिया आपने, ठीक है, मान लिया सपोज दैट दो वस्तु आपने ले लिया, और इसमें क्या किया, हो सकता है कि जब आपस में ऐसे रगड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, रगड़ रहे हो, तो होता क्या है कि इस पर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाए, फिर और रगड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन चला जाए। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे डैश कितने n इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो इसी को आवेशों का, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसी को क्या कह देते हैं, Ne कह देते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, Ne से। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि इस वस्तु पर से इस पर इलेक्ट्रॉन गया, तो आपने देखा कि ये मतलब कभी भी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कभी नहीं कह सकते हो कि आधा इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2.25 इलेक्ट्रॉन गया, इस तरह से नहीं कहोगे। हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या जैसे होता है कि संख्या कभी हमेशा होता है, अगर गिना जाता है तो हमेशा वो पूर्णांक में लिखा जाता है। तो इसलिए आवेश भी जो होता है वो हमेशा पूर्णांक में ही लिखा जाता है। तो वही कहा गया है, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण गुणज है, यही आवेश का क्वांटीकरण है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि अगर इस वस्तु पर से इस पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका जो प्रकृति होगा, क्या होगा, इसका जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो प्रकृति जो होगा धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा प्रकृति। ठीक है, अगर इस पर ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया, किरदार बन गया, तो इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो यहाँ जो प्रकृति होगा बेटा, यहाँ पर प्रकृति होगा ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया दूसरे वाले वस्तु को तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जिसने ग्रहण किया है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी अगर थोड़ा सा और डीप में जाया जाए तो इस पर से इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मास कम हो जाता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान कह सकते हैं कि कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का एक द्रव्यमान होता है, तो इसमें थोड़ी सी कमियाँ ये भी होती है कि इसका, लेकिन वहाँ पर
प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किसी काम का नहीं है जो बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर द्रव्यमान का भी कमी होता है, यहाँ पर द्रव्यमान का अधिकता भी होता है, ठीक है। आगे ये भी तुम कह सकते हो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन तुमसे कैसे किया जाएगा, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो बताओ उस वस्तु पर कितने आवेश होंगे। अगर किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो बताइए उस पर आवेश का मात्रा कितना है। अगर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसका जो प्रकृति होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी होता तो उसका जो प्रकृति होता वो कैसा होता, धनात्मक होता, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डीपली यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो बताओ उस पर आवेश कितना होगा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो बताओ उस पर आवेश क्या होगा और उसका प्रकृति कैसा होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये आवेशों का क्वांटीकरण का बातें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ चुके हो। क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं। कहा गया है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अगर 1 कूलम आवेश है तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप पहले से जान लें कि जो ई का इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻, कितना होता है, -19 कूलम होता है। क्या होता है, -19 कूलम होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इतना होता है, ठीक है। ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो हमेशा मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो धनात्मक को ही लेकर के सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर माइनस और प्लस को ज़्यादा लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया 1 कूलम आवेश है। क्या है, Q बराबर कितना है, 1 कूलम है। कितना है, 1 कूलम है, ठीक है। Q बराबर 1 कूलम है। तब आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n क्वेश्चन मार्क, और ऑलरेडी ई का मान लिखा गया है तो n क्वेश्चन मार्क किया है तो Q बराबर जो होगा n ही होगा। आसानी को से यहाँ पर n छोड़ दीजिए और e को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर Q अपान क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है। मान रख दिया जाए इसमें तो n बराबर लिख सकते हैं क्या, n बराबर Q का मान 1 है, e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 है, ठीक है। तो इसे लिख लें। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं। जो n बराबर होगा आप 19 को ऊपर लेकर जाएं, 1/1.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करें, n बराबर दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएं। दशमलव हटाओगे नीचे से तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटाते हैं ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 10 हो गया और यहाँ पर एक घटा दिया जाए तो × 10⁻ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर 100 हो जाएगा, बटे कितना, 16 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाया हो तभी 10 0 बढ़ा, ठीक है। तो ये 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और 4 एकन्ने 4 और 4 छंग 24 और फिर बचा 1, 4 दूना 8, दशमलव लगा करके फिर अभी बचेगा 2 तो 4 × 20। तो n बराबर जो आएगा 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। और हमने कहा था कभी भी मतलब 6.25, 5.25 इस तरह से नहीं लिखना है, हमेशा पूर्णांक में लिखना है। तो क्वेश्चन को देखो यहाँ पर 18 में से 2 घटा दीजिए, ये 625 आ जाएगा और × 10⁻ कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और संख्या है तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो पीछे, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा 1 कूलम। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो ठीक है, तो बस मैं यहाँ तक इस वीडियो को रखना चाहूँगा, ठीक है।